नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर अपने किसान भाइयों का विशेष जागरूकता कार्यक्रम 2.0 लेकर पूजा हाजिर है। राम राम जी, कैसे हैं आप? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतर होंगे और खुशहाल भी होंगे, क्योंकि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आप तक एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम पहुंचाया जा रहा है, जो कि निर्देशित है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जागरूकता कार्यक्रम पिछले वर्ष से लगातार हम आप तक ला रहे हैं और इसमें यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बहुत सारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ते हैं और अलग अलग बेहतरीन विषयों पर जो कृषि संबंधी हैं उस पर आपको सही और सटीक जानकारियां देते हैं। ऐसे में आज आप और हम मिलकर जो बात करने वाले हैं, जिस विषय में बात करने वाले हैं, वो है आलू फसल में फास्फोरस के पर्णीय छिड़काव की भूमिका। और इस बातचीत को सकारात्मक रूप देने के लिए हमारे साथ स्पीकर जुड़ चुके हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो है एरिया एग्रोनॉमिस्ट लखनऊ, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। विक्रम जी, एक बार फिर से आपका रेडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं विक्रम सिंह आप सभी का यारा की तरफ से धन्यवाद देता हूं और हम आगे आपको फास्फोरस के पर्णीय छिड़काव के बारे में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि श्रोताओं, फास्फोरस पौधों की वृद्धि, जड़ विकास और कंद निर्माण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। मिट्टी में इसकी उपलब्धता कम होने पर पर्णीय छिड़काव एक प्रभावी तरीका साबित होता है। तो आइए विक्रम जी से इसी पर बहुत ढेर सारी चर्चा करते हैं और कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं जिनके जवाब हम विक्रम जी से लेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं विक्रम जी कि आलू में कम समय में ज्यादा पोषण की जरूरत के बारे में हमें विस्तार पूर्वक आप बताएं। जैसे कि किसान भाइयों, आप भी जानते हैं आलू में फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा में जरूरत रहती है और हम फास्फोरस डालते भी हैं और बहुत सारे उत्पाद जैसे 12-32-16 जिसे एनपीके बोलते हैं, डीएपी डालते हैं या सुपर भी डालते हैं। कहीं ना कहीं फिर भी हम देखते हैं फास्फोरस की कमी हमारी फसल में दिखाई देती है और आलू को शुरुआती स्टेज में एक अच्छा फास्फोरस की नीड रहती है। तो हमें इस टाइप का फास्फोरस मिट्टी में देना चाहिए जो पूर्णतः घुलनशील हो, अच्छा घुलता हो और जल्दी उपलब्ध हो जाए। तो उसी श्रेणी में हमें आलू में ऐसा पर्णीय छिड़काव के रूप में फास्फोरस को लेके जा सकते हैं, जो एक अच्छा विकल्प है हमारे लिए। किसान भाइयों, आप भी जानते हैं हमारा पौधा 2 टाइप से भोजन बनाता है, जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा। यानी कि जो हम मिट्टी में डालते हैं पौधा जड़ के थ्रू लेता है उसे, और जो हम पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं वो फ्लोएम के थ्रू पौधा ले लेता है। और जो हम स्प्रे करते हैं वो पौधे को 95% मिल जाता है और जो मिट्टी में डालते हैं कहीं ना कहीं वो 40 या 50% ही मिल पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में विक्रम जी, फास्फोरस की पूर्ति के लिए पर्णीय छिड़काव क्यों जरूरी है? किसान भाइयों, आप जानते हैं जैसे मैंने बताया अभी, आलू में एक फास्फोरस की बहुत नीड रहती है और शुरुआती स्टेज में जैसे हमारा कंदीय जड़ें जब से विकसित होनी स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे पौधे को एक अच्छा एनर्जी की जरूरत होती है। फास्फोरस का मेन रोल ऊर्जा देना, जड़ों का विकास करना, कंदीय जड़ों का विकास करना, ये सारे काम होते हैं। और आप भी जानते हैं जितना अच्छा फास्फोरस शुरुआती स्टेज में मिल जाएगा उससे कंदीय जड़ें अच्छी बनेगी। कंदीय जड़ें समझते होंगे, जो हमारा जिसपे आलू बनना स्टार्ट होता है वे जड़ें होती हैं जिससे सफेद धागे के रूप में बनती है। और शुरुआती स्टेज में जितना अच्छा फास्फोरस मिलेगा उतना ही जल्दी आपकी कंदीय जड़ें विकसित होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी कंदीय जड़ें जो लेट तक बनती है उस पे आलू अच्छा नहीं बनता। आप अगर आलू देखते भी हैं उखाड़ के, जब हमारा कंप्लीट होता है 2-3 आलू मोटे हो जाते हैं, 2-3 आलू छोटे रह जाते हैं, 2-3 मीडियम। कारण यही होता है उसमें प्रॉपर ऊर्जा नहीं बनी हुई होती। जिन कंदों को अच्छा भोजन मिल जाता है शुरुआती स्टेज में वो अच्छा विकसित हो जाते हैं और जिन्हें अच्छा फास्फोरस या अच्छा एनर्जी नहीं मिलती वो कहीं ना कहीं छोटे रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे में फास्फोरस के छिड़काव के लिए कौन सा फर्टिलाइजर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी मात्रा यानी उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए जो उचित हो? जैसे कि यारा अपना एक प्रोडक्ट देती है, यारा विटा सैनिफोस के नाम से। आलू में 2 बार चेंज होता है, एक तो 25 से 30 दिन में और अपना 45 से 50 दिन में। 25 से 30 दिन में आलू की कंदीय जड़ें विकसित होनी स्टार्ट हो जाती है। उसी टाइम पे हम यारा विटा सैनिफोस का 500 ml पर एकड़ के हिसाब से
स्प्रे लगवाते हैं, उसमें हमने स्प्रे में 200 लीटर पानी भी यूज करना है और 45 से 50 दिन में आलू में चेंज होता है। आलू अपना विकास यानी कि जो कंदीय जड़ें हैं आलू उस पे बन रहा है वो विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे उसको अच्छी एनर्जी मिल जाएगा तो आपका आलू जो होता है मीडियम साइज का बन के आएगा। और आप भी जानते हैं जो मीडियम साइज का आलू होता है, एक समान आकार के आलू होते हैं, उनका प्राइस और शाइनिंगदार आलू का रेट हमें कहीं ना कहीं अच्छा मिलता है और उसको स्टोरेज करने में भी हमें फायदा रहता है। जो आलू मोटे या छोटे रह जाते हैं कहीं ना कहीं वो चटनी करने में भी दिक्कत आती है। तो हम फास्फोरस जो छिड़काव के लिए है रिकमेंडेशन वो 2 टाइम जरूर करना चाहिए, 25 से 30 दिन में, 45 से 50 दिन में आलू पे। जी जी बिल्कुल सही। ये तो आप बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं विक्रम सिंह जी। ऐसे में बीच में मैं ये भी दोहराकर अपने किसान भाइयों को आपके द्वारा जानकारी दिलवाना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो आलू की कृषि ही नहीं सभी खेती के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। किसान भाइयों, आप भी जानते हैं हमारी जो फसल होती है उसे 17 न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। 17 में 3 हमें वायुमंडल से मिल जाते हैं, जो हमारा एनवायरमेंट है, प्रकृति है, उसी से मिल जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके अलावा 14 बचते हैं। 14 न्यूट्रिशन हमें कहीं ना कहीं पौधे को देने ही होते हैं और हम गलती यहीं पे करते हैं, हम पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या सल्फर तक ही सीमित रह जाते हैं। उसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी पूर्ति हम नहीं डालते। उनकी जरूरत सूक्ष्म मात्रा में ही होती है पर उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमें अच्छी फसल लेनी है तो कहीं ना कहीं हमें उसको ऐड करना चाहिए अपने न्यूट्रिशन प्लान में। और जिस टाइम पे आपका न्यूट्रिशन सही टाइम पे चला जाएगा तो कहीं ना कहीं पौधे के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो ऐसे में आप देखते भी हैं हम यारा मिला कॉम्प्लेक्स आलू के लिए या अलग फसल के लिए भी देते हैं जिसमें 9 एलिमेंट्स मिलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो है ही उसमें, उसके अलावा 6 उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिल जाते हैं और जो पूर्णतः घुलनशील होता है। और जितना अच्छा घुलनशील फर्टिलाइजर रहेगा वो कहीं ना कहीं हमारी फसल के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जितना घुलेगा आप भी जानते हैं वो पौधे को वो ही मिलेगा और जो घुलता नहीं वो पौधे को मिलता नहीं। तो अच्छी फसल, अच्छी मिट्टी के लिए आप यारा मिला कॉम्प्लेक्स को भी अपने फर्टिलाइजर में ऐड करें और उसे आलू की शुरुआती स्टेज में या बुआई में या 25 से 30 दिन में जरूर अपने खेत में अप्लाई करवाएं। उससे आपके सारे न्यूट्रिएंट जो हमारे पौधे को चाहिए वो सभी मिल जाते हैं। दूसरा, जैसे हम अभी फास्फोरस की भी बात कर रहे हैं, इसमें यारा मिला कॉम्प्लेक्स में फास्फोरस का भी बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें जो फास्फोरस है वह पूर्णतः घुलनशील है। और जैसे आप इसको फास्फोरस इसमें 3 टाइप की भी मिलती है यारा मिला कॉम्प्लेक्स में, जो चैन के रूप में पौधे को मिलना स्टार्ट हो जाती है। और जितना अच्छा शुरुआती स्टेज में फास्फोरस अच्छा मिलेगा तो उतनी जड़ और आपके कंद जो बन रहे हैं उतने ही अच्छे विकसित होते जाएंगे। तो मेरा मानना तो ये है आप अपनी फसल में सभी जितने न्यूट्रिशन होते हैं, जितने एलिमेंट हैं वो जरूर डालने चाहिए। आप भी जानते हैं अगर हमारी कोई भी फसल है उससे किसी भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी भी रह जाए तो कहीं ना कहीं वो विकास नहीं हो पाएगा जो हमें चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे में क्या कृषि के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए जैविक खाद का उपयोग अगर हम करें तो क्या हमारी मृदा को सारे ये न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही पूजा जी। जैसे कि हम क्या है आजकल रसायन पे ही डिपेंड रह गए, रासायनिक खाद ही डालते जा रहे हैं। जैविक खाद भी बहुत जरूरी है डालनी। कहीं ना कहीं मिट्टी का जो जीवांश कार्बन है वो कहीं ना कहीं हमारा कम होता जा रहा है और जीवांश कार्बन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सिंपल सा उदाहरण आप भी जानते हैं, अगर कोई बंदा हेल्थी है उसे आप खाना पीना अच्छा दोगे, अगर उसे कटोरी घी भी पिला दो तो शायद वो पी जाएगा आराम से। और कोई बंदा अनहेल्थी है, कमजोर है, उसे आप एक कटोरी घी पीने के लिए बोल दें तो कहीं ना कहीं वो उसे पी नहीं पाएगा और उसकी हेल्थ को भी खत्म करेगा। तो ऐसे मिट्टी भी है, मिट्टी की हेल्थ पे हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। उसमें जो अच्छे जैविक चीजें हैं
हम मिट्टी में ढैंचा की बुआई करवा सकते हैं। ढैंचे से भी कहीं ना कहीं मिट्टी का जीवांश कार्बन बढ़ सकता है। आप कंपोस्ट बना सकते हैं। ज्यादातर किसान जो कंपोस्ट भी बनाते हैं वो पूर्णतः अच्छे तरीके से नहीं बनाते। वो होता क्या है, जो भी पशु का गोबर है, मलमूत्र है या उनका बिछावन है, उसको सड़क के किनारे या कहीं पे खुली जगह में डाल देते हैं। होता क्या है, जब बरसात होती है तो वो लीच होके जो भी उसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो लीच होके नाली के थ्रू दूसरे के खेत में चले जाते हैं, या वो पौधे को अवेलेबल ही नहीं होगा। और जब सूरज की रोशनी गर्मी में पड़ती है तो एक टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो ऊपरली सतह में एलिमेंट्स हैं वो सारे ऊपर ही उड़ जाते हैं। तो हम अच्छा जो कंपोस्ट बनाने की कोशिश भी करते हैं वो खेत में नहीं डाल पाते। उसके लिए सिंपल तरीका यही है, आप ऊंचे स्थान पे गड्ढा बनाए जहां पानी ना भरे, उसमें अपना जो भी गोबर है, मलमूत्र है, बिछावन है पशुओं का, वो नीम के पत्ते हैं, वो उसी में डालते जाए गड्ढे में, और जब गड्ढा भर जाए उसमें अच्छे से उसे ढक दिया जाए 6-7 महीने के लिए, और उसे अच्छे से सड़ने दे। उसी को हमें खेत में अप्लाई करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हमें ज्यादा मिलता है। और उससे जो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी भी है उसकी भी पूर्ति हमारी फसल में होती है। तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना होगा, जो मिट्टी का जीवांश कार्बन है उस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि आने वाले जो हमारे बच्चे भी हैं उन्हें हमें मिट्टी अच्छी देके जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में हम उससे फसल ही ना ले पाए, तो उस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने विक्रम जी। ये धरोहर हम अपनी आने वाली जनरेशन को, अपनी आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। एक अच्छी खेती दे रहे हैं, एक अच्छा खान पान, एक अच्छा वातावरण हम दे रहे हैं। जो शुद्ध वातावरण हम देंगे उन्हें, उसी से उनकी सेहत और उनका भविष्य भी सुरक्षित और बेहतर रहने वाला है। श्रोताओं, आपको मैं दोहराकर बता दूं कि एक बार पुनः हम आपके लिए लेकर आए हैं रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम, जो आप हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी 90.4 पर हर मंगलवार दोपहर 12 बजे और साथ ही साथ शुक्रवार दोपहर 12 बजे सुन सकते हैं। इसका पुनः प्रसारण ठीक अगले दिन होता है। आप तब भी हमारे विशेषज्ञों को इस कार्यक्रम यानी रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0 में सुन सकते हैं। और अगर कभी कोई कार्यक्रम मिस हो जाता है तो घबराइए मत, हमारे ये विशेषज्ञ सदैव आपके पास हैं। आप हमारे YouTube पेज पर जाइएगा। आजकल तो सभी YouTube पर वीडियोस भी देखते ही रहते हैं। वहां पर आपको ये सभी कार्यक्रम मिलेंगे। आप उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय बैठकर देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप अपने संदेश, अपने सुझाव और साथ ही साथ आप क्या जानकारी और देखना और सुनना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके लिखकर संदेश के माध्यम से वहां पर जरूर बताएं। मैं आपको बताऊं, ये आज का जो विशेष कार्यक्रम है, आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो है आलू फसल में फास्फोरस के पर्णीय छिड़काव की भूमिका। और इस पर ढेर सारी बेहतरीन बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं श्री विक्रम सिंह जी, जो है एरिया एग्रोनॉमिस्ट लखनऊ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। ये विशेष कार्यक्रम रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित है और इसे स्पॉन्सर्ड कर रहा है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है 90.4 आगरा की आवाज। इस पर आप ये लगातार कार्यक्रम सुनते ही रहते हैं। आइए अपने विषय की ओर दोबारा मुड़ जाते हैं विक्रम जी, और अगला सवाल आपसे करते हैं। फास्फोरस के छिड़काव के समय आपने हमें मात्रा तो बताई, लेकिन कौन कौन सी जरूरी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कृपया इस पर भी रोशनी डालें। जब आप फास्फोरस का स्प्रे करने जा रहे हो, जैसे मैंने बताया याराविटा सैनिफोस का, उस टाइम पे हमें कुछ सावधानियां बरतनी भी चाहिए। ये नहीं कोई भी हम पर्णीय छिड़काव करते हैं उस टाइम पे हमें कुछ सावधानियों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भी हम स्प्रे के लिए टंकी यूज करते हैं वो हमेशा पहले धुल लेनी चाहिए, और उसमें आप यूरिया डाल के धुल सकते हैं या मिट्टी डाल के अच्छे से साफ कर सकते हैं। होता क्या है, बहुत से किसान उससे पहले कोई घास की दवाई स्प्रे किए हुए होते हैं, तो अगर हमने उसे साफ नहीं किया, उसका अंश रह गया, तो हो सकता है वो हमारी फसल को भी खत्म करे। तो आप पहले तो टंकी को अच्छे से साफ करें। फिर जब भी हम कोई स्प्रे के लिए जाते हैं उसमें नोजल का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो उस टाइम पे हमें गोल नोजल आता है जो इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम अपना घोल बनाने जा रहे हैं
घोल हमेशा प्लास्टिक की बाल्टी में बनाना चाहिए। जैसे मैंने बताया, आपने अगर 200 लीटर पानी लगाना है, उसके लिए 15 लीटर की टंकी है, तो 13 टंकी के करीब आपका बनता है। उसे आप 12 लीटर पानी में 1 लीटर, आधा लीटर ये हो जाता है, तो 12.5 लीटर पानी में अपना पानी रखें और आधा लीटर सैनिफोस, तो आपका 13 लीटर का घोल तैयार हो जाता है। जब आप स्प्रे के लिए जाओ, आपका जो पानी है, पानी भी आपका साफ होना चाहिए। ऐसा ना हो वो 5-7 दिन पहले का भरा हुआ हो, या नहर, नदी, नाले, उस टाइप से आप पानी भर के उसमें स्प्रे के लेके जाए, क्योंकि जो मिट्टी के कण होते हैं वे कहीं ना कहीं बड़े रहते हैं, जो नोजिल और हमारे लीफ पे पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं। तो हमें ये कुछ सावधानियां हैं जिसको ध्यान में देना चाहिए। और जब आप स्प्रे के लिए जा रहे हो, तो एक ही नाली पे अच्छे से स्प्रे करते हुए जाएं, जो प्रॉपर तरीके से आपका स्प्रे लीफ पे गिरे। और स्प्रे के लिए ध्यान रखें, हमारी फसल की कैनोपी पे ही स्प्रे गिरे। मिट्टी पे जब कोई स्प्रे भी डालते हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर उसकी लीफ पे अच्छे से स्प्रे करेंगे तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। दूसरा, जब भी आप स्प्रे करने जाएं तो ग्लव्स, आंखों पे चश्मा, और जो आप स्प्रे के लिए किट होती है उसका यूज करें। हो सकता है उस टाइम पे वो आपको असर ना डालने, पर उसके धीरे धीरे असर आने फ्यूचर में दिखते हैं। तो किसान भाइयों, मैं तो यही चाहूंगा, आप जब भी स्प्रे करें तो स्प्रे किट का जरूर प्रयोग करें। स्प्रे किट का फायदे बहुत हैं, और आने वाले टाइम से बचने के लिए, कोई गंभीर बीमारी ना लग जाए, उसके बचाव के लिए आप अच्छे से मार्केट से कोई भी अच्छी किट खरीद सकते हैं, जिससे आप सेफली स्प्रे कर सकते हैं। और पानी का पीएच भी आपका 6 और 7 के बीच में होना चाहिए। जिस एरिया का पीएच हायर साइड में हो, पानी का पीएच हायर हो, तो उससे स्प्रे के लिए बचे। जो नॉर्मल स्प्रे के लिए पानी का पीएच है वो 6-7 के बीच में होना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हमें स्प्रे के टाइम पे बरतनी चाहिए। जी, बहुत अच्छा विक्रम जी। मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगी विक्रम जी कि फास्फोरस के लिए पर्णीय छिड़काव ही क्यों? क्या हम कोई और तरीका भी छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या यही उचित है? पर्णीय छिड़काव का फायदा यही मिलता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमारा पौधा 2 टाइप से भोजन बनाता है, जाइलम और फ्लोएम। पर्णीय छिड़काव का फायदा ये होगा, जब हम कोई पत्ती पे स्प्रे करते हैं तो पौधा उसे जल्दी ले लेता है, और वो जो भी हम पत्ती पे स्प्रे के लिए जाते हैं वो 95% तक पौधे को मिल जाता है। और हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं और अच्छा उत्पाद भी लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर उसका पूरा यूज पौधे के लिए ना मिले तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा भी उस और नहीं लगता जो बेनिफिट देना चाहिए। तो हमारे देश में कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते हैं पर्णीय छिड़काव के लिए। नहीं तो हम जो भी अच्छी कंट्री है, विकसित देश है, वहां पे देखा जाए तो पर्णीय छिड़काव का ज्यादा महत्व रहता है। वो पर्णीय छिड़काव से ज्यादा फायदा उठाते हैं। हाँ, आप अगर ड्रिप इरिगेशन या कोई इस टाइप का वो लेके जा रहे हो, उसके थ्रू भी आप अपना फास्फोरस दे सकते हैं। जी, यानी यही एक बेहतरीन और उचित तरीका है। तो अगला सवाल जो हम आपसे करने वाले हैं वो ये है कि पैदावार बढ़ाने में फास्फोरस का कितना रोल होता है, कितनी उपयोगिता होती है कि हम कृषि में पैदावार बढ़ा पाएं? तो फास्फोरस का कृषि में एक ऐसा अहम रोल है, जो जितने भी फास्फोरस है, दूसरे नंबर का एलिमेंट फास्फोरस ही है। नाइट्रोजन के बाद में फास्फोरस की पौधे को बहुत बड़ी नीड होती है। और नीड, आप ये देखो, फास्फोरस का मेन रोल जड़ों का विकास करना, और जितनी अच्छी जड़ें बनती है पौधा उतना ही अच्छा आपको पैदावार दे सकता है। सिंपल सा एक उदाहरण देके मैं समझाना चाहूंगा। हम अगर कोई मकान बनाने जाते हैं या कोई अपनी कोठी बना रहे हैं, सबसे पहले हम नींव भरते हैं, और नींव जितनी अच्छी भर लेते हैं आप उस पर कितनी भी अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर कहीं नींव आपकी कमजोर रह जाती है या नींव अच्छे से नहीं भर पाते तो कहीं ना कहीं आप बिल्डिंग अच्छी नहीं बना पाओगे। तो फास्फोरस का मेन रोल नींव भरने का है, और फास्फोरस मेन जड़ों का एक विकसित करने का काम हो गया। दूसरा,
जो जड़ें हैं, जड़ें भी दो टाइप की रहती है। एक तो मूल जड़ हो गई, एक सेकेंडरी रूट बोलते हैं, जिसे टर्सल रूट भी बोलते हैं। फार्मर की भाषा में देखा जाए तो रुएदार जड़ें जो होती हैं, जितनी रुएदार जड़ें डेवलप होती रहेगी आपके खेत में, उतना ही पौधा दूसरे एलिमेंट को भी अच्छे से लेता है। रुएदार जड़ें आपकी बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, यानी कि वो स्थायी नहीं होती। 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद में वो खत्म होती हैं, फिर दोबारा से नहीं बनती है। जितना अच्छा फास्फोरस हमें पौधे को मिलता रहेगा, वो जड़ें उतनी अच्छी बनती रहेगी और उतना ही जितनी अच्छी जड़ें बनेगी उतने उत्पादन बढ़ने के चांस रहते हैं। दूसरा, फास्फोरस का मेन रोल जब हमारे फल फूल या विकसित होना स्टार्ट होता है, उस टाइम पे भी फास्फोरस मेन रोल अदा करता है। मैंने पहले बताया कि इसमें ऊर्जा एक अच्छी बनती है पौधे को। जितनी अच्छी ऊर्जा बनेगी पौधे में, उतना ही पौधा हमारा फल फूल या जो भी हम आलू लेने जा रहे हैं, उसके कंद अच्छे बन के आएंगे। तो फास्फोरस एक मेन रोल रखता है हमारे फसल के लिए। अगर फास्फोरस नहीं है तो कहीं ना कहीं हम फसल में अच्छे पैदावार के लिए सोच भी नहीं सकते। तो फास्फोरस एक मेन रोल रखता है हमारी फसल में। जी जी। तो ऐसे में सरकार की ओर से स्प्रे उपकरण मुहैया कराने के लिए कोई भागीदारी या सहयोग किया जाता है किसानों के लिए? अभी जैसे सरकार ड्रोन के थ्रू भी स्प्रे करवाती है। ड्रोन में सरकार की तरफ से कुछ अनुदान भी रहता है और उसमें पर एकड़ के हिसाब से फार्मर को 250 से 300 रुपए पे करना होता है। तो ड्रोन के थ्रू भी आप स्प्रे पे जा सकते हो। ध्यान रखें, जब हम ड्रोन पे स्प्रे के लिए जाते हैं तो हम सोचते हैं हम इसमें और दवाइयां भी मिला लें और तब स्प्रे कर रहे हैं, परंतु जितना आप किसान भाई भी जानते हैं, उसमें 14 या 15 लीटर पानी पर एकड़ के हिसाब से लगवाना होता है। हम जितना उसमें अलग अलग टाइप के और प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उसकी सांद्रता गाढ़ी हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो दिक्कत करती है। तो हो सके एक ही प्रोडक्ट को ड्रोन के थ्रू स्प्रे में लेके जाए तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं किसान भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारियां आज आपने हमारे साथ साझा की हैं। हमने बात की है आलू फसल में फास्फोरस के पर्णीय छिड़काव की क्या भूमिका है, कितनी मात्रा रहनी चाहिए, साथ ही साथ किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, सरकार की ओर से हमें क्या क्या सहयोग प्राप्त हो रहा है और ऐसी कौन कौन सी अवस्था जरूरी है जिसमें ये पर्णीय छिड़काव किया जाता है और ये जरूरी क्यों है, इस पर भी आपने ढेर सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। चलते चलते हम चाहेंगे आप हमारे किसान भाइयों को, विक्रम जी, कोई विशेष जानकारी या अपना कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों से चाहूंगा आप अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। मिट्टी की जांच से आपको ये भी पता चल जाएगा हमारे खेत में फास्फोरस कितनी पड़ी हुई है, कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, कौन सा एलिमेंट कम पड़ा हुआ है। तो जब आपको इसके बारे में पूर्णतः जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं आप अच्छी फसल, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट आपके खेत में कम पाया जाएगा तो वो हमारी पैदावार पे इम्पैक्ट डालता ही है। तो किसान भाइयों, मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। उसके लिए आप जो भी आपके नजदीकी केवीके हैं, कृषि विज्ञान केंद्र या मिट्टी प्रयोगशाला है, वहाँ पे भी जांच करवा सकते हैं और उसी के आधार पे आप आगे फर्टिलाइजर को यूज करें। और अच्छी, हमने आज के टाइम में देखा है किसान भाई ने अपना सीड भी चेंज कर लेते हैं, पर जो फर्टिलाइजर हैं वो पुराने उस पे ही चले आ रहे हैं, डीएपी एनपीके। पर आज धीरे धीरे सब चीज चेंज होती जा रही है। हमारी खेती में भी बहुत सारे फर्टिलाइजर अच्छे आ चुके हैं, उन्हें हमें अपना यूज करना चाहिए। आप भी जानते हैं जब हम डीएपी भी लेकर आए थे तो तब भी फार्मर उसे डालने में असमर्थ था, पर आज लाइन लगती है डीएपी डालने के लिए। किसी ने तो शुरुआत की थी उसकी भी। तो आप भी अच्छे उत्पाद की शुरुआत करें और अच्छा उत्पादन लें। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। किसान भाइयों, फिलहाल जाने का समय नजदीक है, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये विशेष किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0 आप तक लेकर आ रहा है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और माध्यम है हम, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज। इस पर हम सदैव आपको जानकारी देते हैं
किस तरह से आप बेहतर कृषि कर सकते हैं और उस पर सही और सटीक जानकारी विशेषज्ञ आप तक पहुंचाते हैं। अगला कार्यक्रम लेकर हम दोबारा से हाजिर होंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छी और बेहतरीन जानकारी जो आलू फसल में फास्फोरस के पर्णीय छिड़काव की भूमिका पर विक्रम जी ने हमें दी है, उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। विक्रम जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं विक्रम जी ऐसे ही लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और भी अलग अलग विषयों पर हमारे किसान भाइयों को जागरूक करेंगे। तब तक के लिए किसान भाइयों, सुनते रहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज। पूजा से होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।